अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब क्लास केमिस्ट्री विद मूसा मीर। देखो, अभी तक के टॉपिक्स में मैंने आपको कुछ टर्म्स समझाई थी, जैसे रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, और मैंने आपको बोला वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी एंट्रेंस में वहां से या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है या वही कॉन्सेप्ट्स आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक में हेडिंग डाल देंगे, यू राइट फैक्टर्स, आप लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग electrolytic conductance, factors affecting electrolytic conductance, factors affecting electrolytic conductance। देखो, आपकी केमिस्ट्री में इस यूनिट में ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली जो पॉइंट्स में यहां पर बोलूंगा उनके नोट्स बनाने और यू हैव टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स। अब देखो, सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, से फॉर एग्जांपल आपने NaCl का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो आप कैसे बनाओगे? NaCl को उठा के डिसॉल्व करोगे वाटर में। जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो NaCl सेपरेट होगा और ये एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दिया NaCl। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है ये प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इतना क्लियर? अब यही आयंस यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जिसको आप कहोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखो, इस टॉपिक का अगर मैं की कॉन्सेप्ट चेक करूं, इस टॉपिक का अगर हम देखें की कॉन्सेप्ट, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक, अगर इस टॉपिक को देखा जाए, इस पूरे टॉपिक में एक ही पॉइंट इस्तेमाल होने वाला, इसका एक ही की कॉन्सेप्ट है, दैट्स आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी जरा चेक करें, आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है? आयोनिक मूवमेंट। देखो सिंपली है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यहां पर किसके कारण है? इट इज बिकॉज ऑफ आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस है, तो हम सिंपली ये कहेंगे कि अगर किसी फैक्टर से ये आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि आयनिक मोबिलिटी अगर कोई फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो वही फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को भी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? तो सिंपल है कि इस टॉपिक का जो आपके पास की कॉन्सेप्ट है, दैट्स आयनिक मोबिलिटी। अगर आपने देखा किसी फैक्टर में आयंस की मूवमेंट, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसी फैक्टर से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर आप इसमें लिखेंगे, यू राइट आयोनिक इंटरैक्शंस। पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाला है, दैट्स आयोनिक इंटरैक्शंस। देखो, आयोनिक इंटरैक्शंस को समझा जाए, आपने देखा कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, दैट्स पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब देखो, इस पॉजिटिव आयन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव, इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो अपोज चार्ज आयंस के बीच में, दैट्स कॉल्ड एज आयनिक इंटरैक्शन। थोड़ा खुद ही समझे, अगर ये आयनिक इंटरैक्शन ज्यादा हुआ, यानी कि आयंस, अपोजिट आयंस के बीच में ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा हुआ, व्हाट इट विल मीन कि आयनिक मोबिलिटी कम होगा। बात क्लियर होगी? क्योंकि आयनिक इंटरैक्शन ज्यादा है तो आयंस उतना मूव नहीं कर पाएंगे, आयनिक मोबिलिटी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आयनिक इंटरैक्शन ज्यादा हुआ तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी विल बी लेस। बात क्लियर होगी? और अगर आयनिक मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ आयंस ही डिक्रीज हो रहा है, तो वैसी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या करना चाहिए? डिक्रीज। तो हम बोलेंगे आयनिक इंटरैक्शन अगर ज्यादा हुआ, इफ आयनिक इंटरैक्शन इज मोर, आयनिक मोबिलिटी विल बी लेस, और अगर आयनिक मोबिलिटी लेस है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल आल्सो बी लेस। तो पहला फैक्टर ये हो गया कि अगर आयनिक इंटरैक्शन आपने बढ़ा दिया, इफ यू आर इंक्रीजिंग द आयनिक इंटरैक्शंस, इट विल मीन कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज। बात समझ में? सेकंड फैक्टर आपके पास होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यू राइट नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर जो हमारे पास होता है, दैट्स नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो, सॉल्वेंट जो है, जिस सॉल्वेंट में, जरूरी नहीं है कि आप वाटर में ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दो, जिस सॉल्वेंट में आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना रहे हो उसका नेचर भी इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। और दो पैरामीटर इस सॉल्वेंट के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाला है। पहला पैरामीटर जो आपके पास है, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा आप ध्यान दें, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको समझिए। देखो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का एक ऐसा पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है उसके कितना आयोनाइजेशन होगा। अब याद रखेंगे, अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा, मान लो आपने कोई सॉल्वेंट लिया, उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, तो उसका मतलब ये होगा कि आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन विल बी लेस। जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसका आयोनाइजेशन क्या होगा? ज्यादा, वो ज्यादा डिसोसिएट करेगा। अगर वो ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस आपके पास बढ़े तो वैसी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट का आपने बढ़ा दिया, किसी सॉल्वेंट का आपके पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा
और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल आल्सो बी मोर। इतना क्लियर हो गया। तो सॉल्वेंट का पहला जो पैरामीटर है विच इफेक्ट्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। उसके बाद जो फैक्टर हमारे पास इसी का पैरामीटर आता है, सॉल्वेंट का पैरामीटर, दैट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज आल्सो गोइंग टू इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहले समझो विस्कोसिटी क्या होता है। देखो विस्कोसिटी जब हमारे माइंड में आता तो इट इज सिंपली थिकनेस। जैसे आप सिरप को लेते हो, सिरप इज मोर विस्कस देन वाटर। देखो एक्चुअल में जो लिक्विड होता है दैट ऑलवेज फ्लोज इन लेयर्स। जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है लेयर्स में, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो जो मूवमेंट लिक्विड की होगी वो कम होगी। हम कहेंगे अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स लेयर्स के बीच में ज्यादा हुआ तो विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा। और अगर विस्कोसिटी ज्यादा हुई लिक्विड कम फ्लो करेगा। लिक्विड कम फ्लो करने का मतलब आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा, कम। तो हम कह सकते हैं कि अगर विस्कोसिटी लिक्विड का बढ़ा दिया, या अगर किसी लिक्विड का, किसी सॉल्वेंट का विस्कोसिटी आपके पास ज्यादा हुआ, दैट विल मीन कि आयनिक मोबिलिटी विल बी लेस। अगर आयनिक मोबिलिटी कम हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल आल्सो बी लेस। इतना क्लियर हो गया। तो विस्कोसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस घटता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फैक्टर होता है दैट्स हाइड्रेशन। थर्ड फैक्टर इज हाइड्रेशन। इसको ध्यान दें, हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन भी इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। पहले हाइड्रेशन समझे। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाटर में बना रहा हूं, हमें पता है वाटर एक पोलर सब्सटेंस होता है। इसके मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखें फॉर आपने NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दिया, Na पॉजिटिव ऑक्सीजन के नजदीक आएगा और यहां पर हाइड्रेट करेगा, यानी कि पार्शियल इंटरेक्शन होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड सोडियम। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अब खुद समझो अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा, बात को समझो, अगर हाइड्रेशन क्या होगा, इफ हाइड्रेशन इज मोर तो यानी कि आयंस की मोबिलिटी घटेगी बिकॉज दे आर मोर अटैच्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये ज्यादा अटैच होगी तो इनकी मोबिलिटी कम होगी। मोबिलिटी कम होने का मतलब इनका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम। तो हाइड्रेशन अगर ज्यादा हुआ, इफ हाइड्रेशन इज मोर, व्हाट विल दिस मीन, अगर आपके पास हाइड्रेशन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आयनिक मोबिलिटी कम होगी, आयनिक मोबिलिटी विल बी लेस, और आयनिक मोबिलिटी लेस होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, इतना क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझे, हमें कंपेयर करना है लिथियम क्लोराइड से फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, से फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, से फॉर रुबिडियम क्लोराइड, सीशियम क्लोराइड। मैंने इन सारे सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दिया वाटर में, क्लियर। और मुझे कंपेयर करना है कि इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिखाएगा। अब देखो पहले जो हाइड्रेशन होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू बाय साइज, यानी कि चार्ज बाय साइज को, चार्ज डेंसिटी को या रेडियस आप बोल सकते हो, क्लियर। तो हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब जरा चेक करें, जब हम ऐसे आएंगे डाउन द ग्रुप, इन सारों में कॉमन क्या है, सारों में जो कॉमन है दैट इज कैटाइन। कैटाइन पार्ट इनमें कॉमन है, यानी कि क्लोरीन एनाइन पार्ट जो इनमें कॉमन, एनाइन पार्ट जो इनमें दैट्स कॉमन। इसमें भी क्लोरीन, सारे में क्लोरीन प्रेजेंट है। अब देखो जो डिफर कर रहा है दैट्स कैटाइन। इसमें कैटाइन Li पॉजिटिव होगा, इसमें सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम। और सारों पे जो चार्ज है, इन सारों पे जो चार्ज है दैट्स +1। जैसे यहां पर Li प्लस होगा, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। तो सारों में जो चार्ज है दैट इज +1। अब चार्ज सारों में सेम है तो चार्ज इफेक्ट नहीं करने वाला हाइड्रेशन को, जो इफेक्ट करेगा दैट इज साइज। अब देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ऐसे जब हम आएंगे तो साइज क्या होगा, साइज विल इंक्रीज। डाउन द ग्रुप साइज ऑलवेज इंक्रीज, तो इस वाले डायरेक्शन में साइज इंक्रीज करेगा। और अगर यहां से साइज इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा। हाइड्रेशन इस डायरेक्शन में डिक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। बात क्लियर होगी। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा सीशियम क्लोराइड के सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। उसके बाद फोर्थ फैक्टर हमारे पास आता है टेम्परेचर। यू राइट, टेम्परेचर। सिंपली ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है, आपको सिंपली इनके नोट्स बनाने, इनको मेमोराइज करना है। ये बोर्ड में आपको पूछा जाता है। इसमें एक पॉइंट आता है डाइल्यूशन का, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आप समझेंगे। देखो टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, खुद समझो, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया और आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो आयंस का डिसोसिएशन ज्यादा होगा, एक तो वो होगा। दूसरे डिसोसिएशन को छोड़ के इनकी मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो दोनों फैक्टर से ये पता चल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, आयनिक मोबिलिटी विल इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज। तो याद रखो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करता है। इतना क्लियर। और सबसे लास्ट फैक्टर जो हमारे पास होता है, फिफ्थ फैक्टर, यू राइट,
हमारे पास सबसे लास्ट जो फैक्टर होता है, फिफ्थ फैक्टर, यू राइट डाइल्यूशन, और ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर को आगे हम यूज करने वाले हैं, दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, तो इस फैक्टर पे आप अच्छे से ध्यान देंगे। इतना देखो, सबसे पहले डाइल्यूशन को समझो। डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? आपने फॉर एग्जांपल NaCl का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दिया था। आप समझे फॉर एग्जांपल आपने 5 मोल NaCl के इसमें डिसोल्व किए थे। अब डाइल्यूशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होता है, आपको उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं करनी है। व्हाट सिंपली यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द वाटर। आपने 5 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दिया था NaCl का। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड द वाटर। जब आप इसको सिंपली ऐड वाटर करते जाएंगे तो वो वाला प्रोसेस आपके पास क्या होगा, डाइल्यूशन। अब देखो, आप याद रखो, जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते, इफ यू इंक्रीज डाइल्यूशन, आपने मान लो डाइल्यूशन को बढ़ा दिया, इफ यू इंक्रीज द डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज। अब जनरल में पहले याद रखेंगे कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। बात क्लियर होगी? आपने किसी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करा दिया, यू आर इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, तो इसके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को क्या होगा, इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल इंक्रीज। अब जरा चेक करें, अगर हम देखेंगे रीजन अलग है। देखो, अगर मैं देखूंगा पहले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके लिए अल्फा कितना होता है, 1। ऑब्वियस सी बात है, ये 100% डिसोसिएट करेगा। क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वो ऑलरेडी कितना होता है, 100%। तो डाइल्यूशन करने से, जब आप डाइल्यूशन कराओगे तो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि डाइल्यूशन से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी कितना, 100%। अब इसमें क्या होता है, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन कराते हो तो जो आयनिक सेपरेशन होता है वो बढ़ता है। आप समझो, आपने पहले 5 मोल डाला था 1 लीटर में, तो आयन्स एक दूसरे के नजदीक होते। आपने अब वही 5 मोल आप डाले फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर में, तो आयनिक सेपरेशन बढ़ेगा। आयनिक सेपरेशन बढ़ने से आयनिक इंटरेक्शन को क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन के साथ क्या होता है कि आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन, electrolytic conductance increases due to decrease in ionic interactions, क्लियर हो गया? वही पॉइंट है कि डाइल्यूशन के साथ साथ इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, और रीजन ये है कि आयनिक सेपरेशन बढ़ेगा, या उसी को आप बोल सकते हो आयनिक इंटरेक्शन घटेगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रीजन अलग है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए रीजन सेम है कि आपने डाइल्यूशन करा दिया, डाइल्यूशन के साथ साथ दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, पर रीजन डिफरेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो लेस देन 1 यानी कि लेस देन 100% होता है। इतना क्लियर? अब देखो, जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कराते हो, इफ यू कॉज द डाइल्यूशन, जैसे आप डाइल्यूशन कराते हो, डाइल्यूशन के साथ साथ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ता है। तो रीजन अलग है दोनों के लिए, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को या वीक इलेक्ट्रोलाइट को लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, पर रीजन अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि आयनिक इंटरेक्शंस डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक सेपरेशन, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है, और जैसे आप डाइल्यूशन कराते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करता है, इंक्रीज, जिसके कारण, जिसकी वजह से इसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। अब देखिए, अगर हम मोलर कंडक्टेंस को देखेंगे, इफ यू विल चेक मोलर कंडक्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, और मोलैरिटी हमें पता है होता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात क्लियर होगी? अब आप डाइल्यूशन करा रहे हो, डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है मोलैरिटी क्या करेगा, ठीक है? देखो, डाइल्यूशन के साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स करना है, आपको सिंपली सॉल्वेंट यानी कि वाटर को ऐड करना है, तो आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, मोलैरिटी घटेगा। अगर मोलैरिटी डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस क्या करेगा,
तो विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज। सिमिलरली अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए देखोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। डाइल्यूशन कराओगे तो नॉर्मेलिटी को क्या होगा, नॉर्मेलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम लाइक मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज करने का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज। तो पॉइंट ये है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोथ इंक्रीज विद डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन कराने से दोनों जो है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों इंक्रीज करते हैं। अब जरा चेक करें, हमारे पास और एक टर्म होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। इस पे आप ध्यान रखिए, कप्पा मैंने आपको बोला हुआ है दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा क्या होता है, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट का ये कंडक्टेंस होता है, इतना क्लियर। अब देखो इस पे इफेक्ट क्या होगा, देखो जैसे आप डाइल्यूशन कराओगे, आप समझो फॉर एग्जांपल पहले क्या हुआ था कि आपके यूनिट क्यूब के अंदर से फॉर एग्जांपल आपको आए थे 6 आयंस। जब आपका वॉल्यूम था से फॉर 1 लीटर, आपने 1 लीटर में किसी इलेक्ट्रोलाइट 5 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डाला था और यूनिट क्यूब के अंदर आपको 6 आयंस आ रहे। एज्यूम आपने से फॉर इसका डाइल्यूशन कर दिया, से आपने 10 लीटर का वॉल्यूम बना दिया। अब 10 लीटर वॉल्यूम बना दिया तो ये जो आयंस है ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, आयनिक सेपरेशन बढ़ेगा। तो अब ये होगा कि अब इसमें पॉसिबल नहीं है कि 6 आयंस रहेंगे। अब क्या होगा, मान लो कि इसमें आयंस डिक्रीज होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। मान लो अब 2 रहे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो कंडक्टेंस है यूनिट क्यूब का वो डिक्रीज करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डाइल्यूशन के साथ साथ जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा, इट डिक्रीजेस। तो सारे टर्म्स चाहे मोलर कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो डाइल्यूशन के साथ साथ इंक्रीज करते हैं, पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हम डिफाइन करते हैं फॉर यूनिट क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिक्रीजेस व्हेन डाइल्यूशन इज कैरिड आउट। जब वो डाइल्यूशन करते हो तो वो क्या होता है, डिक्रीज। इतना क्लियर। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नोट्स बनाने, यू हैव टू मेमोराइज द पॉइंट्स, और ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। और डाइल्यूशन को ही हम आगे लेके कोलरच लॉ पढ़ने वाले, तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसके बाद आप टॉपिक डाल दें इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूशन का दूसरा नाम है जीरो कॉन्सेंट्रेशन। इसको समझे। देखो इनफिनाइट डाइल्यूशन को समझने से पहले इस पे कंडक्टेंस कैसे लिखते हैं इसको ध्यान रखो। अगर आपको पता है कंडक्टेंस 2 सिंबल से लिखा जाता है, कैप या लैम्बडा। अगर मुझे कंडक्टेंस लिखना है इनफिनाइट डाइल्यूशन पे तो मैं कैसे लिखूंगा, कैप ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल डालना है। बात समझ में आई। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे अगर आपको कंडक्टेंस लिखना है, हाउ यू विल राइट, कैप और ऊपर सिंबल डाल देंगे इन्फिनाइट। या इसी को आप कैसे लिख सकते हो, और यू कैन राइट कैप ऊपर अब 0 डाल देंगे। यहां पर इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करता है v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि वर्ड से पता चलता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन है। अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम विल बी इन्फिनाइट। अब देखो वॉल्यूम इन्फिनाइट है, यू नो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो वैसी बात है कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 0। तो यहां पर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 कंसंट्रेशन और इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है v इक्वल टू इन्फिनिटी। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस को लिखना है, आप सिंपली कैप इन्फिनिटी या लैम्बडा इन्फिनिटी या कैप 0 लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो मोलर कंडक्टेंस लिखना है, यू हैव टू राइट मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस लिखना है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपली कैप यहां पर m और ऊपर क्या डालेंगे इन्फिनिटी, या आप इसी को कैप m यहां पर 0। बात क्लियर होगी। ये रिप्रेजेंट करेगा 0 कंसंट्रेशन और रिप्रेजेंट करेगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है, इफ यू हैव टू राइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो आप कैसे लिखेंगे, कैप इक्विवेलेंट इन्फिनाइट या कैप इक्विवेलेंट 0। तो ये लिखने का तरीका है कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन। अब देखो इसको समझते हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। देखो नाम से ये पता चलता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होना चाहिए कि आपने किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इन्फिनाइट वाटर को ऐड कर दिया। मैंने आपको इससे पहले बोला कि जब आप डाइल्यूशन कराते हो कंडक्टेंस इंक्रीज करता है। इफ यू इंक्रीज डाइल्यूशन इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है। अब अगर आपने इन्फिनाइट डाइल्यूशन बना दिया है, आपने इन्फिनाइट वाटर ऐड कर दिया, तो कंडक्टेंस इन्फिनाइट होना चाहिए, तब तो इलेक्ट्रिसिटी की सारी प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लिख रहा हूं, इस साइड से मान लो मैं से फॉर एग्जांपल वॉल्यूम लिख रहा हूं इन ml, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वॉल्यूम इन ml, और यहां से मैं इसका लिख रहा हूं से फॉर मोलर कंडक्टेंस इन से फॉर एग्जांपल ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मान लीजिए मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम इन ml, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा में लिख रहा हूं।
अगर हमने वॉल्यूम लिया था फॉर एग्जांपल 2 ml, मान लो मोलर कंडक्टेंस आ रहा था फॉर एग्जांपल 2.51, कितना आ रहा था, आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, कर दिया 3 ml, यानी कि यू आर क्रिएटिंग द डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन बना रहे हो, तो 3 ml जैसे आपने कर दिया, मान लो कंडक्टेंस बना 2.5 से फॉर 3, आपने 4 ml कर दिया 2.57, आपने इससे फॉर 5 ml कर दिया से फॉर 2. एग्जांपल 60, आपने से फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए 6 ml कर दिया तो अगेन 2.60, आपने 7 ml कर दिया अगेन 2.60, फिर 8 ml अगेन 2.60, तो आप चेक कर रहे हैं यहां से एक एक्सपेरिमेंटल डाटा, और एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा ही होता है कि पहले क्या होता है, जब आप पहले डाइल्यूशन कराते हो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, और एक पॉइंट आता है जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 5 ml के बाद जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज नहीं करेगा डाइल्यूशन के साथ साथ। बात क्लियर होगी। पहले क्या होता है कि आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी यही होगा, इज इंक्रीजिंग, जो एक्सपेक्टेड हमारे पास है कि डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टेंस इंक्रीज होना चाहिए। पर एक पॉइंट आपके पास है जिसके बाद आप कितना भी डाइल्यूशन करा दो, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा, यही पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने इन्फिनाइट पानी डाल दिया, इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज सिंपली द पॉइंट, वो वाला वॉल्यूम जिसके बाद आप कितना भी डाइल्यूशन करा दो, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन होता है विच इज कॉल्ड एज डेबे, एक इक्वेशन हमारे पास होता है डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन, डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है, डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यह हमेशा एप्लीकेबल किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपको याद रखना है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखोगे आपको पता होगा वो इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए अल्फा कितना होगा 1, यानी कि जो 100% डिसोसिएट करेगा। और इसमें एग्जांपल्स आपके क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगे, आपके पास से फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl होता है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपके पास नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ऐसे इसमें एग्जांपल्स आती है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एक्स्ट्रा। ऐसे सारे सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेप्ट सिर्फ दो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, CdCl2 एंड HgCl2। बाकी सारे सॉल्ट्स जो आपके पास होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास एक इक्वेशन वैलिड होता है विच इज कॉल्ड डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। इस इक्वेशन का मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको याद रखना, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इक्वेशन इज मोलर कंडक्टेंस एट सम कंसंट्रेशन C is equal to molar conductance at infinite dilution minus B√C। ये हमारे पास जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। बात क्लियर होगी। तो डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन इज कैप M, यानी कि कंडक्टेंस एट सम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइनस B√C। इसमें कैप M हमारे पास होता है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, एट कंसंट्रेशन। और कैप M इनफिनाइट क्या होता है हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन, या जिसको आप बोलते हो जीरो कंसंट्रेशन। और B हमारे पास कांस्टेंट होता है, डेबे कांस्टेंट, B इज डेबे कांस्टेंट। और C हमारे पास जो होता है, इसमें जो हमारे पास C होता है, C होता है हमारे पास कंसंट्रेशन, C इज कंसंट्रेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए विच इज कॉल्ड एज डेबे-हकल-ऑनसागर इक्वेशन विच इज कैप M इज इक्वल टू कैप M इनफिनाइट माइनस B√C। इसमें B डेबे कांस्टेंट होता है और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक कैप M इज इक्वल टू माइनस B√C प्लस कैप M इनफिनाइट। क्लियर हो गया। मैं पहले इसको लिख सकता हूं प्लस C। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस C के साथ, तो हम एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस। इस ग्राफ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इस वाले साइड से मैंने किसको लिया, इस वाले साइड से मैंने C यानी कि सॉरी x यानी कि √C, √C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट क्या होगा मोल
पर लीटर पे पावर 1/2। और यहां से किसको लिया, मोलर कंडक्टेंस, जिसका यूनिट आपको पता है ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्लोप इज नेगेटिव और स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ऐसे बात क्लियर होगी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व आना चाहिए लाइक दिस। तो एक स्ट्रेट लाइन, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो आपको दिया जाता है पॉजिटिव, यानी कि यहां पर आपको पॉजिटिव सी है, तो दिस मींस इंटरसेप्ट इज ऑन पॉजिटिव वाई, और ये इंटरसेप्ट आपके पास कितना है, दिस इंटरसेप्ट इज कैप एम इनफिनिट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन, व्हाट यू डू, प्लॉट ए ग्राफ, एक्सपेरिमेंटली आपको एक कर्व प्लॉट करना है, उसी कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करके जो वाई एक्सिस पे आपको इंटरसेप्ट आएगा, वही इंटरसेप्ट आपको क्या देगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। तो मोटो असल में डेबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन का यही है कि इस इक्वेशन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक दीज इलेक्ट्रोलाइट्स यू कैन कैलकुलेट कैप एम इनफिनिट। तो आप ग्राफ से कैप एम इनफिनिट निकाल सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हो गया, जैसे फॉर आपके पास KCl हो गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिक्कत है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो एसिडिक एसिड के लिए, तो एक्सपेरिमेंटली जो उसके लिए कर्व आता है दैट्स लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूं CH3 COOH which is an weak electrolyte। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन वैलिड नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कि आपके पास जो कर्व आता है वो स्ट्रेट भी नहीं होता, तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके कैप एम इनफिनिट नहीं निकाल सकते। तो आपके पास प्रॉब्लम होगी कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन से मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास कोई तो अल्टरनेट होना चाहिए, और इसी को निकालने के लिए हमारे पास होता है लॉ एक, विच इज कॉल्ड एज कोहलरॉचस लॉ, कोहलरॉच। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हमने इनफिनिट डाइल्यूशन से डेबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन को देखा और ये चेक किया कि ये वैलिड होता है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसका जो मेन मोटो, मेन एम है, दैट इज टू कैलकुलेट कैप एम इनफिनिट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसे हम निकाल सकते हैं कैसे, इक्वेशन से सिंपली कर्व ड्रॉ करना है, उस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करना है, जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा दैट विल गिव अस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबे-हकल-ओनसागर इक्वेशन वैलिड नहीं होता, और जो हमारे पास कर्व आता है दैट्स नॉन लीनियर, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम कैप एम इनफिनिट नहीं निकाल सकते। तो उसी के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये निकालने के लिए, यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है विच इज कॉल्ड कोहलरॉच लॉ, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। क्लियर? तो अब आप लिख लेंगे कोहलरॉच लॉ। तो अब टॉपिक डाल देंगे कोहलरॉच लॉ, जहां से आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। तो कोहलरॉच लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो आप लिखे कोहलरॉच लॉ, कोहलरॉच लॉ, और इस कोहलरॉच लॉ पे आप अच्छे से ध्यान देंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोहलरॉच लॉ। तो एट इनफिनिट डाइल्यूशन या कोहलरॉच लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब देखो यहाँ लिमिटिंग डाइल्यूशन भी आप बोल सकते हो। तो कोहलरॉच लॉ को समझे। देखो कोहलरॉच लॉ इज वेरी इजी। पहले मैं इसका एक स्टेटमेंट लिखता हूं। दिस सिंपली स्टेट्स दैट एट इनफिनिट डाइल्यूशन, एट इनफिनिट डाइल्यूशन टोटल molar conductance, total molar conductance of any electrolytic solution, of any electrolytic solution is equal to the at infinite dilution total molar conductance of any electrolytic solution is equal to the sum of molar conductances of molar conductances at infinite dilution of all ions in solution in इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बात क्लियर होगी? तो इसका स्टेटमेंट है कि एट इनफिनिट डाइल्यूशन टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंसेस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ ऑल आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला ये कि ये इनफिनिट डाइल्यूशन पे वैलिड है।
अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे नहीं है तब ये वैलिड नहीं होगा। और ये एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए वैलिड है। तो ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एडवांटेज है इसका ओवर de Broglie-Hakola-Onsager इक्वेशन। तो इसको समझे, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, से फॉर ए बी टाइप सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, आपने जैसे इसका सॉल्यूशन बना दिया तो एक्वस में डिसोसिएट करेगा इनटू ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस। क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू कोल्ट्रॉन्स लॉ, अगर आपको इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए क्या लिखना है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, चेक वो किसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कैप एम इन्फिनाइट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ ऑल आइंस, यानी कि कैटाइन प्लस एनाइन। तो दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी नेगेटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप लिखेंगे, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, वो सम होगा कैटाइन और एनाइन की मोलर कंडक्टेंसेस का एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो दैट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी नेगेटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ऐसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है फॉर NaCl। मान लो मैं NaCl के लिए लिख रहा हूं विच इज 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए मैं लिखूंगा। देखो सबसे पहले आपको पता है NaCl जो है अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिसोसिएट करेगा और बना देगा Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो इसमें दो आइंस आ गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसके लिए अगर हम मोलर कंडक्टेंस लिखें, मोलर कंडक्टेंस, तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ऐसे आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इसके लिए लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, ये 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे आपने मोलर कंडक्टेंस लिखा ऐसे आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी लिखेंगे एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो जरूरी नहीं कि आप कोल्ट्रॉन्स लॉ से सिर्फ मोलर कंडक्टेंस को लिखो, आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी लिख सकते हो। इनमें थोड़ा स्लाइड डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। देखो अगर मैं लिखूंगा फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, मान लो MgCl2, दिस इज 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर देखो जो रेशियो है, दिस इज सिंपली चार्ज रेशियो, ये चार्ज रेशियो है। इस पे आपको पता है मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आएगा और Cl-1 आएगा, तो 2:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है। देखो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आपको पता है डिसोसिएट होके आपको क्या देगा, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव एक्वस प्लस आपको देगा 2 टाइम्स Cl-। अब ध्यान रखें, अगर आपको लिखना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो कैसे लिखेंगे, इसके दो टाइप के आयंस आ गए, एक मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव और क्लोरीन। तो आप इसका पहले लिखेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ Mg डाइपॉजिटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस आप क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और ध्यान आपको रखना है कि यहां पर आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व करना है, यानी कि 2 आपको डालना है। इसके बाद अगर आप लिखेंगे इसके लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ MgCl2 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी इक्वल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Mg डाइपॉजिटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो डिफरेंस यहां पर समझो, जब हम मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन लिखा करोगे कोल्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पे ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको यू हैव टू इन्वॉल्व स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, बात क्लियर होगी। और जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखोगे, यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द साइड ऑफ कैटाइन या एनाइन। और रीजन ये है क्योंकि हमारे पास एक लॉ होता है विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने एक मोल किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिया, वो डिसोसिएट करके हमेशा आपको, सॉरी, अगर आपने एक इक्विवेलेंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिया, वो हमेशा आपको डिसोसिएट करके जो उसके आयंस है उनके भी कितना बनाएगा, एक इक्विवेलेंट। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर ये एक इक्विवेलेंट मैग्नीशियम का बनाएगा और 2 इक्विवेलेंट इसका। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें क्या करना है, जब भी हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे, वी डू नॉट हैव टू यूज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर हो गया? तो इसको आगे और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है, से फॉर एग्जांपल फॉर Al2, you have to write for Al2, say for a SO4 मान लो इस सॉल्ट के लिए आपको क्या लिखना है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले ये सॉल्ट डिसोसिएट करके आपको क्या देगा, इट विल गिव 2Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 - 3 टाइम्स। इतना क्लियर हो गया? तो मोलर कंडक्टेंस लिखने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट। तो क्या आएगा मोलर कंडक्टेंस, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्ट Al2
SO4 होल 3। इतना क्लियर? तो क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस कैप m ऑफ Al3+ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना डाल देंगे? 2 प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसका? सल्फेट SO4 2- एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। बात क्लियर होगी? तो जब भी आप मोलर कंडक्टेंस लिखा करेंगे आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने के लिए यू डोंट हैव टू यूज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2 SO4 होल 3 विल बी सिंपली इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3+ at infinite dilution plus equivalent conductance of sulfate, that's SO4 2- at infinite dilution। इतना क्लियर हो गया? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे लिखा जाए। तो इंपॉर्टेंट है कोहलरस लॉ किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अगर लिखना चाहते हो तो सिंपल में आपको ये याद रखना है, जब आप मोलर कंडक्टेंस लिखोगे यू हैव टू यूज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखोगे यू डोंट हैव टू यूज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ होगा? कोलरस लॉ क्लियर? और यहां से क्वेश्चंस आते हैं कोलरस लॉ से। देखिए, पहले थोड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देखते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए, यू राइट कैलकुलेट, आप लिखिए कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस, आप लिखे मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप लिखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर से फॉर एग्जांपल COO Na COOK, this is salt of oxalic acid. If say for example ionic conductance of say for example C2O4 dinegative comma say Na positive and K positive are conductance of C2O4, say for it is 146.4 comma, say for Na positive it is say for 3.6 and it's 2 and 2, say for a unit is given to be ohm inverse, mole inverse, centimeter square respectively। क्लियर? तो आपको क्या बोला जाता है कि आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालें सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के लिए इफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ C2O4 डाइनेगेटिव Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव आर, तो आपको आयनिक कंडक्टेंस दिया हुआ है। पहले आपको यूनिट से पता चलना चाहिए ओम इनवर्स मोल इनवर्स की, जो आपको कंडक्टेंस दिया हुआ है दैट्स मोलर कंडक्टेंस। बात क्लियर होगी? क्योंकि ये ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो आयनिक कंडक्टेंस आपको दिया हुआ बेसिकली क्या है? मोलर कंडक्टेंस। इतना क्लियर होगा? अब देखो, जो आपके पास इसका सॉल्यूशन पहले समझे, आपको जो सॉल्ट दिया हुआ दैट सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये बेसिकली क्या होता है? COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां से आपके पास होता है COO नेगेटिव K पॉजिटिव। दिस इज बेसिकली सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का आपको क्या दिया हुआ? एक सॉल्ट। अब देखो, सबसे पहले इसके लिए अगर हमें क्या निकाला? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। पहले दिया क्या? आयंस का मोलर कंडक्टेंस। तो बेटर है कि पहले हम मोलर कंडक्टेंस इसका निकाले। तो अगर मैं मोलर कंडक्टेंस इसका देखूंगा, क्लियर? इफ यू विल कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, वो किसके बराबर होगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर C2O4 डाइनेगेटिव, एक तो ये आयन हो गया, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर Na पॉजिटिव, क्लियर, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर K पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया? तो ये होगा। इसका आपको दिया हुआ कितना? द वैल्यू फॉर दिस इज गिवन टू बी 146.4। इतना क्लियर हो गया? तो इसके लिए आपको 146.4 दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे Na पॉजिटिव के लिए, Na पॉजिटिव के लिए आपको कितना दिया हुआ? इट इज Na पॉजिटिव के लिए आपको दिया हुआ 3.6 और K पॉजिटिव के लिए आपको दिया हुआ 2। इतना क्लियर? तो ऐड करेंगे, इट्स 6 4 10 0 1 कैरी 3 4 5 6 6 12 2 1 कैरी, सो इट्स 152 और यूनिट क्या आएगा? इट विल बी ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन आया किसके लिए? फॉर सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आपको क्या निकाला? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपको एक रिलेशन पता होगा, मैंने आपको रिलेशन एक दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टेंस जो होता है दैट्स इक्वल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय वैलेंस फैक्टर। तो यहां से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर।
चेक करें तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल मोलर कंडक्टेंस आपके पास कितना है 152.0 डिवाइड बाय व्हाट्स बैलेंस फैक्टर। अब देखो इसमें दो कैटाइंस है, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, तो दो यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए बैलेंस फैक्टर कितना होगा 2, तो बैलेंस फैक्टर इज 2, इट इज डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 2 7 14, 2 6 12, तो आपके पास आएगा 76.0 और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट ओहम इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब आप टॉपिक डाल देंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलरस लॉ। यू राइट एप्लीकेशंस ऑफ कोलरस लॉ, कोलरस लॉ। देखो कोलरस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और इन्हीं एप्लीकेशंस से एंट्रेंस का मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देखो कोलरस लॉ की जो सबसे पहली एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहां पर समझो, मैंने आपको वहां पर एक डिबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन पढ़ाया और डिबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन मैंने आपको बोला दैट्स ओनली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहां पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन निकालते थे, पर अगर आपको कोलरस लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे ये एप्लीकेबल होता है फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप m इंफिनिटी नहीं निकाल सकते थे, पर कोलरस लॉ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है फॉर एसिटिक एसिड, से फॉर एग्जांपल आई हैव टू कैलकुलेट फॉर एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसके लिए हमने देखा था वहां पर डिबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन में एक नॉन लीनियर ग्राफ आया था और मैंने आपको बोला था उसको हम एक्स्ट्रापोलाइट नहीं कर सकते, क्लियर, तो हम वहां पर ये नहीं निकाल सकते थे। अब देखो जो CH3COH है, अगर हम इसको देखेंगे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट करके आपको क्या देगा, इट विल गिव यू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो कोलरस लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन होगा, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड एट इनफिनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस of CH3COO negative at infinite dilution plus molar conductance of H plus at infinite dilution। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन दिया जाएगा। जैसे फॉर एसिटिक एसिड के लिए अगर मैं कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लूं, फॉर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मान लो से फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, से फॉर एग्जांपल CH3, से फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COONA सोडियम एसीटेट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए किसके बराबर होगा, इट विल बी मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO नेगेटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बात को समझो क्लियर। ये क्वेश्चंस में आगे हम क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस में ज्यादा आपको क्लियर होगा। अभी सिंपली आप एप्लीकेशन का एक जनरल कॉन्सेप्ट समझो, इतना क्लियर। देखो अगर हम दूसरा मान लो आपको दिया हुआ फॉर एक्सीएल के लिए आप किसके बराबर लिखोगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। ऐसे अगर हम थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, सिर्फ सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये तीनों के तीनों आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के आपके वहां पर आपको मोलर कंडक्टेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको किसका निकालना होगा, एसिटिक एसिड का। पहले चेक करो, आपको एसिटिक एसिड के राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव और H प्लस। आपको इन तीन इक्वेशंस को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐसे हैंडल करना है कि आपको ये दोनों आने चाहिए। चेक करो, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड ऐड करूं तो मुझे आएगा मोलर कंडक्ट इनफिनिट डाइल्यूशन CH3CO नेगेटिव और H प्लस, और साथ में ये दोनों आएंगे। तो थर्ड फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये दोनों कैंसिल होके सिर्फ आपके पास ये बचेंगे। तो ऑपरेशन में क्या करूंगा, यू डू से फॉर एग्जांपल 1 + 2 एंड सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम देम। क्लियर हो गया। तो ऑपरेशन आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू ऐड 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड। तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन for say for example it will be CH3 COONA, clear, COONA प्लस आपने क्या किया सेकंड, तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इनफिनिट डाइल्यूशन
प्लस आपने क्या कर दिया थर्ड, दैट्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन विल कम आउट टू बी इक्वल टू, तो वो किसके बराबर आएगा? अब देखें ये और ये ऐड होगा, यहां पर ये दोनों प्लस और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस आपको आएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इतना क्लियर? अब यहां से चेक करें ये दोनों किसके बराबर है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ दीज टू आर इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो इन दोनों के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इतना क्लियर हो गया? तो यहां से चेक करें तो जो इसका है तो फर्स्ट सेकंड सॉरी यहां पर माइनस आएगा, जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है वो किसके बराबर है? दैट्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस दिस एंड दिस। इसका आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा से फॉर x, इसका y प्रोवाइड किया जाएगा से इसका z, तो आप इन तीन वैल्यूज से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। इतना क्लियर हो गया? तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पे नए वीडियोस में हम नए सेकंड वीडियो में जो इसके बाद वीडियो आएगा उसमें हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो सिंपली अभी आपको जनरल कॉन्सेप्ट रखना है कि इसका एप्लीकेशन है क्या। अब सेकंड एप्लीकेशन जो इसका है, यू राइट कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। देखो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो होता है इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, बाय डेफिनेशन दैट्स इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस at concentration C divided by molar conductance at infinite dilution। इतना क्लियर हो गया? तो जो आपके पास अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो किसके बराबर होता है? दैट्स इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कैप M C डिवाइडेड बाय कैप M इन्फिनाइट। इतना क्लियर हो गया? अब आपको पता है जो मोलर कंडक्टेंस होता है दैट्स इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय बैलेंस फैक्टर। तो अल्फा का एक रिलेशन आपके पास क्या है? इट्स इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस सब कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ये हो गया? अब यहां पर मोलर कंडक्टेंस की जगह आप क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू बैलेंस फैक्टर। यहां पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बैलेंस फैक्टर कैंसिल करेगा, तो अल्फा आपके बराबर आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इतना क्लियर हो गया? तो यहां से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। इतना क्लियर? अब देखो फॉर एग्जांपल हमें निकालना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ऑलरेडी पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। अब देखो हमें फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। For weak electrolyte, we have to calculate degree of dissociation. Say for example, मैं weak electrolyte ले रहा हूँ, say for example acetic acid CH3COOH। आपको पता है ये dissociate करके आपको क्या देगा? It will give you CH3CO minus plus H plus, और एक इक्विलिब्रियम अटेन करेगा because it's a weak electrolyte। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा कुछ टाइम के बाद between CH3COH and these ions। अब देखो मान लो फॉर इनिशियली मैंने T इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब इसका डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था, मान लो मैंने इसके फॉर एग्जांपल लिए थे C मोल्स और इसका कितना मोल लिया था 0 और इसका 0 होता था क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं हुआ था। आफ्टर सम टाइम मान लो इक्विलिब्रियम आया, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है T इज इक्वल T इक्विलिब्रियम पे, और इसका मान लो x मोल्स इसके रिएक्ट हुए। पहले मैंने कितने मोल्स लिए थे C, पूरा ही डिसोसिएट नहीं करेगा क्योंकि इसके सारे मोल्स डिसोसिएट बिकॉज़ इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लो इसका जो डिसोसिएट इक्विलिब्रियम के टाइम तक हुआ है दैट्स x, तो यहां पर जो बचा होगा दैट इज C माइनस x। जो इसका देखो इसका 1 मोल बना रहा है, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल H प्लस का 1 मोल बना रहा है, तो अगर इससे x पार्ट डिसोसिएट हुआ तो उसने इसका x बनाया होगा, इसका x बनाया होगा। इतना क्लियर? अब देखो हमें पता है जो अल्फा होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट्स नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, दैट्स मोल्स डिसोसिएटेड। इसको समझे, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। क्लियर हो गया? तो अल्फा में लिख सकता हूं मोल्स डिसोसिएट इक्विलिब्रियम पे कितने हुए x, तो अल्फा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स आपके पास कितने C, तो यहां से x किसके बराबर आएगा? C टाइम्स अल्फा। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं C माइनस C अल्फा, तो इसका C अल्फा होगा, इसका C अल्फा होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे किसके बराबर लिखा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स का कितना होगा? C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय, ये मैं लिख सकता हूं C इंटू 1 माइनस अल्फा। इतना क्लियर? एक C और एक C कैंसिल होगा तो K किसके बराबर आएगा? इट विल बी C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अल्फा जनरली होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट्स ऑलवेज लेस देन
5%। कितना होता है? 5% से कम या इक्वल टू मान लो। क्लियर? तो अगर ये 5% से कम है तो अप्रोक्सीमेटली जो अल्फा है दैट्स फार लेस देन 1। अल्फा किसकी? फार लेस देन 1। तो 1 के कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, तो यहां पर 1 बचेगा। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो K आएगा दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। इतना क्लियर? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालेंगे कोहलरॉच लॉ से, और इसके अकॉर्डिंग आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यहां से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ये मेथड कर सकते हैं। और थर्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास है that is to determine, you write, to determine solubility of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt। आपके पास कोई sparingly soluble salt जो पूरा soluble नहीं होगा वाटर में। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड आप ले सकते हो, से फॉर यू कैन टेक बैरियम सल्फेट एक्स्ट्रा। तो ये सारे सॉल्ट्स आपके पास क्या हो गए? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब देखो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में क्या होता है कि आपने उसका मान लो एक सोल्यूशन बना लिया, तो वो सोल्यूशन कुछ टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है, यानी कि एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। आपने सिल्वर क्लोराइड को उठा के वाटर में डाल दिया तो एक टाइम के बाद वो सैचुरेट करेगा। और आप याद रखोगे कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, द सैचुरेटेड सोल्यूशन, रिमेंबर दिस पॉइंट, द सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी considered only at infinite dilution। तो infinite dilution पे ही आप कंसिडर कर सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका? एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। और इस टाइम पे जब इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो उस पे आप एज्यूम करेंगे कि उस टाइम पे सॉल्यूशन क्या होगा डाइल्यूशन का? इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिखाएगा। तो उस टाइम पे जो मोलैरिटी होता है सॉल्यूशन का वो S के बराबर होता है, और S यहां पर होता है सॉल्युबिलिटी। किसके बराबर होता है? सॉल्युबिलिटी। अब आपको पता है जो कैप M आपके पास मोलर कंडक्टेंस वो किसके बराबर होता है? दैट्स इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब देखो यहां पर चेक करो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मान लो हमने बना दिया किसका? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो वहां पर आपको इसको कंसीडर करना है सॉल्यूशन इज एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो यहां पर जो कैप M, ये कैप M इनफिनाइट होगा, यानी कि मोलर क्वांटिटी इनफिनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास मोलैरिटी होगा सॉल्युबिलिटी। तो यहां से आप S को निकाल सकते हो, S विल कम आउट टू बी इक्वल टू, तो सॉल्युबिलिटी आपके पास किसके बराबर आएगा? S विल कम आउट टू बी इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा? डिवाइडेड बाय कैप M इनफिनाइट। तो आप यहां से सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, और थर्ड एप्लीकेशन है किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए यानी कि सॉल्युबिलिटी निकालना। क्लियर? आप जल्दी से इसको। तो अभी तक के टॉपिक्स में हमने कोहलरॉच लॉ को पढ़ा, इनफिनाइट डाइल्यूशन को पढ़ा, और कोहलरॉच लॉ के कुछ एप्लीकेशन समझे। तो एंट्रेंस में अगर आप देखेंगे जनरली क्वेश्चन जब आता है इस पार्ट से तो एप्लीकेशन वाले पार्ट से आता है। सो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरॉच लॉ, यानी कोहलरॉच लॉ से। आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनको प्रैक्टिस करें खुद सोल्व करने की, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज 25 × 10⁻⁶। यहां पर सबसे पहली बात जो आपको क्लियर करनी है वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में। देखो आपको वर्ड यहां पर पहले का अगर मैं देखो सॉल्यूशन, आपको वर्ड दिया हुआ यहां पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। हमेशा आप याद रखेंगे, चाहे आपको आयोनाइजेशन वर्ड दिया हुआ हो या डिसोसिएशन, अगर आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दोनों एक ही होते हैं। बात क्लियर हुई? सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि चाहे आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हो या डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज सेम, और ये रिप्रेजेंट हमेशा किससे किया जाता है? सिंबल के। देखो एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉच वाले पार्ट में मैंने आपको एक रिलेशन दिया, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। इसमें जो आपके पास ये K होता है यही आपके पास होता है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यहां पर और एक सिंबल है दैट्स अल्फा। अल्फा आपके पास होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखो जब भी वर्ड डिग्री लगाया होगा ना दैट विल बी अल्फा, और अगर डायरेक्टली लिखा हुआ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट विल मीन K। क्लियर हो गया? तो इस इक्वेशन में K आपके पास होता है आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपके पास C यहां पर होता है कंसंट्रेशन, और हमेशा मोलर कंसंट्रेशन आपको लेना है, और अल्फा जो आपको है ये आपको पता अब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अब देखो आपको क्या बोला गया है कि ये आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है, सो K इज प्रोवाइडेड। तो ये K आपको दिया हुआ, हाउ मच दिस K इज प्रोवाइडेड, तो आपको K यहां पर प्रोवाइड किया गया है हाउ मच 25
इंटू 10⁻⁻6, 25 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर हो गया? तो आपको आयोनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोवाइड किया गया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और आपको बोला गया व्हाइल द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इट इज 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी भी आपको सॉल्यूशन की प्रोवाइड की गई है, हाउ मच? 0.01 मोलर। इतना क्लियर? और आपको बोला गया इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्ट, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस वाली कॉन्सेंट्रेशन पे आपको दिया गया है, इसको समझो। आपको बोला गया कि while the equivalent conductance of it is 0.01 molar solution is 19.6, तो इस कंसंट्रेशन पे आपको, मैं इस कंसंट्रेशन को, इस वाली कंसंट्रेशन को C मानता हूं, तो इस कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दिया हुआ हाउ मच? 19.67 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर हो गया? आपसे बोला जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन निकालने के लिए, सो वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर दिस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो जो आपको पैरामीटर्स दिए हुए पहले उनको समझा करें। आपको आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया, आपको मोलैरिटी प्रोवाइड है, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, और आपको निकालना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे, आप कहां से इसको निकाल सकते हो? आपके पास एक रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हो। किसको? यू कैन फाइंड इनफिनिट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो आपको मगर यहां पर दो पैरामीटर्स पता होने चाहिए, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और अल्फा। तो हमारे पास ये हमें पता है, तो हमें किसको निकालना? अल्फा को। अल्फा को हम किस इक्वेशन से निकालेंगे? वी हैव ए रिलेशन K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। और आपको दिया गया आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? द इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइडेड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको जरा चेक करें, आपके लिए वीक इलेक्ट्रो। तो एजम्पशन मैंने एप्लीकेशन वाले पार्ट में बोला हुआ है, एजम्पशन यहां पर ये होता है कि अल्फा इज फॉर लेस देन 1, तो डिनोमिनेटर में आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा? K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो C अल्फा स्क्वायर, यहां से अल्फा किसके बराबर आएगा? इट विल बी अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाय C। तो यहां से जरा चेक करें, अल्फा आपके पास आएगा अंडर रूट, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ K? आपको दिया गया 25 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर? डिवाइडेड बाय C, कॉन्सेंट्रेशन होता है, और मोलैरिटी वाला आपको लेना है। हमेशा कॉन्सेंट्रेशन आपको किसके टर्म में लेना है? मोलैरिटी के टर्म में। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.01 मोलर, तो अब डाल देंगे 0.01। इसको यहां से सॉल्व करें तो अल्फा किसके बराबर आएगा? ये बनेगा 10⁻², ऊपर जाएगा बनेगा 10⁻², ये बनेगा 10⁻⁴। कैलकुलेशन को समझे तो ये बनेगा अंडर रूट 25 इंटू 10⁻⁴, और वो टोटल में कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻²। तो अब अल्फा आपके पास आया कितना? 5 इंटू 10⁻²। तो इस इक्वेशन में आप डालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन विल कम आउट टू बी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय अल्फा। तो वो किसके बराबर आएगा? दैट विल कम आउट टू बी एट कंसंट्रेशन C आपको दिया हुआ कितना? 19.6, डिवाइड आप करेंगे अल्फा से, दैट्स 5 इंटू 10⁻²। इसको जरा सॉल्व करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन विल कम आउट टू बी, इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15, यहां से बचे 4, 5 9 ज़ा 45, बचे 2, 5 2 ज़ा 10। क्लियर? तो इनटू क्या बनेगा? 10⁻²। तो आपके पास आंसर जो है दैट इज 392, और इसका यूनिट क्या होता है? इट्स ओहम इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो सिंपल था, आपने पहले क्या देखा? आपको पता है इस इक्वेशन से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन मिलता। तो इस इक्वेशन को पहले आपने लिखा, आपने इस इक्वेशन से अल्फा को निकाला, इसमें पुट करके आपके पास आंसर है। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट को देखें। चलिए सेकंड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, और इसका आंसर आपके पास आया। तो सेकंड क्वेश्चन को आप जरा देखिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ बैरियम क्लोराइड H2SO4 एंड HCl एट इनफिनिट डाइल्यूशन आर X1, X2 एंड X3 रेस्पेक्टिवली। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बैरियम सल्फेट विल बी। देखो आपको मोलर कंडक्टेंसेस दिए हुए, क्लियर? आपको क्या निकालना? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका? बैरियम सल्फेट का। तो व्हाट वी हैव फाइंड इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पर डाटा जो प्रोवाइड है दैट्स मोलर कंडक्टेंस। तो बेटर है कि मैं पहले बैरियम सल्फेट के लिए क्या निकालूं? मोलर कंडक्टेंस। तो व्हाट आई हैव टू फाइंड इज, सेकंड के लिए मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मुझे निकालना है मोलर कंडक्टेंस। असल में निकालना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पर डाटा दिया हुआ मोलर कंडक्टेंस में। तो पहले मैं इसका क्या निकालता? मोलर कंडक्टेंस, फिर उसी से मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालूंगा। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ बैरियम सल्फेट अकॉर्डिंग टू कोलरॉयड्स लॉ एट इनफिनिट डाइल्यूशन कैन बी रिटन एज, ये आपके डिसोसिएट होगा बैरियम डाइपॉजिटिव में, तो ये बनेगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba डाइपॉजिटिव एट इनफिनिट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफिनिट डाइल्यूशन। क्लियर? तो इस इक्वेशन से आपके पास क्या आएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ बैरियम सल्फेट।
और आपको कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड किया गया, पहले आपको दिया हुआ है किसका, बैरियम क्लोराइड। अगर मैं इसके लिए लिखूं बैरियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टेंस इन इन्फिनिट डाइल्यूशन, तो आई कैन राइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba डाई पॉजिटिव एट इन्फिनिट डाइल्यूशन प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व करना है 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। क्लियर। ऐसे सेकंड इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया हुआ है H2SO4, तो उसके लिए लिखा जाए मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। सिंपल है, कोलरॉड्स लॉ में हमने देखा हुआ इसको कैसे लिखते हैं। क्लियर। तो कोलरॉड्स लॉ में आपने ये सीखा हुआ है। तो H2SO4 के लिए आप कैसे लिखेंगे, ये 2 टाइम्स देगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन प्लस सल्फेट 1 देगा तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट SO4 2 माइनस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इतना क्लियर। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या दिया हुआ, थर्ड आपको दिया हुआ HCl, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ HCl कैन बी रिटन एज मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और Cl नेगेटिव देगा तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। चेक करें जरा, ये आपको दिया हुआ कितना x1, तो दिस इज गिवन टू बी x1, ये आपको सेकंड का आपको दिया हुआ x2 और ये आपको दिया हुआ कितना x3। अब जरा चेक करें, आपको इन तीनों इक्वेशंस को ऐसे किसी तरीके से हैंडल करना है कि आपके पास नेट जो आयंस आने चाहिए वो ये दो आने चाहिए। अब देखो आपको कौन कौन सा आयन चाहिए, बैरियम डाइपॉजिटिव यानी कि ये वाला, और आपको कौन सा चाहिए, सल्फेट यानी कि ये वाला। तो ये दो इक्वेशंस, ये दो आयंस आपकी नेट इक्वेशन में आनी चाहिए। और उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद आपको ये दोनों आएंगे, यानी कि मोलर इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ बैरियम डाइपॉजिटिव, पर साथ में आपको दो एक्स्ट्रा टर्म्स ये और ये आएगा। ये दो एक्स्ट्रा टर्म्स कैंसिल आउट करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे, उसके साथ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। पर इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पर आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और 2 है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई किससे करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो ऑपरेशन हम लगा देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको जरा चेक करें। ऑपरेशन हम देखेंगे एडिंग 1 + 2, यानी कि पहले इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास ये 4 टर्म्स आई, फिर इन दोनों को कैंसिल करने के लिए इसको आपने मल्टीप्लाई 2 से किया और सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3। बात समझ में, दिस इज मल्टीप्लिकेशन 2। तो आप चेक करें तो ये बनेगा 2 टाइम्स दिस 2 टाइम्स दिस, फिर जब आप इन दो के ऐड के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास ये बचेगा। तो आपके पास नेट इक्वेशन आएगा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस आपके पास क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, क्लियर, माइनस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इन्फिनिट डाइल्यूशन विल कम आउट टू बी इक्वल, इस साइड से आपके सिर्फ ये दो आयन बचेंगे, दैट विल कम आउट टू बी मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ba डाइपॉजिटिव, क्लियर, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट SO4 2 माइनस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। और ये दो आयंस का सम किसके बराबर है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ बैरियम सल्फेट। तो मैं यहां पर इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। क्लियर हो गया। तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे इसका मोलर कंडक्टेंस इनके सम के बराबर आएगा, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू, देखो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड आपको दिया हुआ x1, तो वो बनेगा x1 प्लस आपको H2SO4 का कितना दिया हुआ x2 माइनस 2 टाइम्स आपके पास कितना आएगा, 2 टाइम्स आपके पास आएगा x3 2 टाइम्स यानी कि x3, क्लियर, तो 2 टाइम्स x3, तो ये आपके पास मोलर कंडक्टेंस आया। देयरफॉर आपको पता है इक्वेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर, ये इक्वेशन हमारे पास होता है। अब बैरियम सल्फेट के लिए बैलेंस फैक्टर कितना होगा, बैरियम सल्फेट देखो BaSO4 डिसोसिएट करके आपको क्या देगा, Ba डाइपॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव, इतना क्लियर, चेक करें तो आपको Ba डाइपॉजिटिव देगा और SO4 डाइनेगेटिव, तो इसके लिए बैलेंस फैक्टर कितना होगा, कैटायन पे चार्ज 2 है तो बैलेंस फैक्टर 2। तो यहां से आप चेक करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर है, इट विल कम आउट, मोलर कंडक्टेंस आपके पास क्या है x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स x3 डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर दैट्स 2, तो आपके पास ये आंसर है, यानी कि x1 प्लस x2 माइनस 2 टाइम्स x3 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल था, कोलरॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया, कोलरॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने प्रोसीड किया, और इसमें मैंने एप्लीकेशन पार्ट में भी आपको एसिटिक एसिड के लिए कैसे निकालते हैं वो समझाया था, क्लियर। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन को आप चेक करें, थर्ड क्वेश्चन को आप जरा देखें। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फॉर HCl सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन किसका दिया हुआ है, HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड को मैं सॉल्व यहां पर करता हूं, आपको बोला गया फॉर HCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। वैसे हमें टेम्परेचर जरूरी नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं
T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। पहले क्वेश्चन में हमेशा देखा करो आपको डाटा क्या दिया हुआ, उसको साइड में पहले लिखा करो, क्योंकि उसी से फिर आपको आइडिया मिलेगा हाउ यू विल ऑपरेट द क्वेश्चन। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू बी 425 और उसका यूनिट दिया हुआ 7 इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 ही होता है ओम इनवर्स। ऑल्सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा से लिखा जाता है, किसके बराबर दिया हुआ, कप्पा आपको दिया हुआ हाउ मच, इट इज गिवन टू बी 825 ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इतना क्लियर। तो कप्पा आपको दिया हुआ। इफ द अपेरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब देखो जरा चेक करें, आपको वर्ड क्या दिया हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो आपको अल्फा भी दिया हुआ कितना, 90%, यानी कि वो कितना हुआ, दैट विल बी 90 इंटू 1/100, तो वो बनेगा 0 कैंसिल, दैट विल कम आउट टू बी, यानी कि अल्फा आपके पास आया 0.9। इतना क्लियर। तो अल्फा आपके पास है, आपको बोला जा रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आइडिया लगा नॉर्मेलिटी आप कहां से निकाल सकते हो, आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इक्वेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इक्वेशन आपके पास क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। देखो कभी ये गलती नहीं करना कि इनफिनिट डाइल्यूशन पे जो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया उसको यहां पर लगाओगे, तब तो क्वेश्चन सिंपल था, पर यहां पर कंडक्टेंस जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दैट सेट्स ऑन कंसंट्रेशन C, ये आपको दिया हुआ है इनफिनिट डाइल्यूशन, तो इस वैल्यू को आप नहीं लगा सकते हो, पर इस वैल्यू से आप किसी कंसंट्रेशन C पे निकाल सकते हो। सी हाउ, आपके पास इक्वेशन क्या है अल्फा की, you know you have an equation alpha is equal to equivalent conductance at concentration C divided by equivalent conductance at infinite dilution। यहां पर concentration C पे ही होता है, बात समझ में, infinite dilution पे नहीं होता। तो यहां पर आप concentration C पे देखेंगे तो इक्वेशन आपके पास आएगा equivalent conductance at concentration C will come out to be alpha multiplied by equivalent conductance at infinite dilution। अल्फा आपको कितना है 0.9 मल्टीप्लाई बाय इनफिनिट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना 425, सॉल्व करो कितना आएगा, 9 5 45, 5 4 कैरी, 9 2 18 22 2 2 कैरी, 9 4 36 38, तो आएगा 382.5 और इसका यूनिट आपको पता आएगा ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आया, तो यहां से आप नॉर्मलिटी को देख सकते हो, नॉर्मलिटी आएगा कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। तो यहां से जरा चेक करें, कप्पा आपको दिया हुआ कितना, कप्पा आपको प्रोवाइड है 825 मल्टीप्लाइड बाय 1000 दैट्स 10 रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, तो कप्पा आपको दिया हुआ है कप्पा इज 3.825, तो कप्पा आपको कितना दिया हुआ 3.825 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। तो इट इज 3.825 और यहां पर आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C निकाला 382.5। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, नॉर्मलिटी इज इक्वल 3.825 इंटू 10 रेज़ पावर 3। क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 3.825, मैंने डेसिमल शिफ्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 10 रेज़ पावर 2 आएगा, ये और ये कैंसिल, तो नॉर्मलिटी आपके पास आएगा 10 रेज़ पावर 3 डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 2, यानी कि 10 नॉर्मल आपके पास नॉर्मलिटी आएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले आपको इस इक्वेशन ने आइडिया दिया, दिस इक्वेशन गिव यू सम आइडिया, आपको पता था इस इक्वेशन से ही आपको अप्रोच करना है, और इस इक्वेशन में आपको एक पैरामीटर जरूरत था दैट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, उसको आपने यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करके आपके पास आंसर आया। तो ये वाला क्वेश्चन होप कि आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, आप इनको ऐड करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। देखिए आपका थ्योरी तभी स्ट्रांग होता है जब आपके न्यूमेरिकल स्ट्रांग होंगे, योर थ्योरी इज नथिंग विदाउट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जब तक ना आपको देखो एंट्रेंस में इतना ही इनफ नहीं होता कि आपको थ्योरी पता होगा, एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए थ्योरी को अप्लाई कैसे करना होता है, और वो अप्लाई कैसे करना होता है वो हमेशा आपको कहां से पता चलता है, दैट कम्स फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एंट्रेंस के लिए ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो आपको बहुत सारे करने हैं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में, चेक करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। वर्ड को चेक करें, जब भी आपको लिमिटिंग वर्ड आएगा ना, दिस मींस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो गया मोलर कंडक्टेंस इनफिनिट डाइल्यूशन। H प्लस का आपको दिया हुआ एंड CH3CO माइनस आयंस R। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस कितना, इट इज 344, और आपको दिया हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यानी कि एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ CH3 एसीटेट आयन कितना आपको दिया हुआ है, इसका 40। क्लियर हो गया।
तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.008 मोलर CH3COH इज 48। तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे आपको मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू, क्लियर, कितना दिया हो 48, राइट। और इसका यूनिट आपको पता ही है, इट विल बी ओहम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्लियर इस कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन C कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू हाउ मच 0.008 मोलर। तो मोलैरिटी में ही दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन में आपको चेंज नहीं करना होगा। अब देखें आपको क्या है कि आपको बोला जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगेन वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड इज के, क्लियर। असल में ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, दिस वाज आस्क्ड इन एम्स, ये एम्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबली इन एम्स 2012। तो एम्स 2012 में ये क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन है। देखो करना क्या था, सबसे पहले देखो इन दो डाटा से अगर मैं इसको और इस डाटा यानी कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस और मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ CH3CO माइनस, इससे मैं एसिटिक एसिड का निकाल सकता हूं, क्योंकि भाई कोलरॉइड्स का मोलर कंडक्ट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH विल बी सम ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन, यानी कि इसका और इसका प्लस, तो वो होगा 344 प्लस 40, दैट विल कम आउट टू बी 384। बात क्लियर होगी। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन आपके पास कितना है 384। आपको कंसेंट्रेशन C पे भी दिया, तो यहां से अल्फा आप निकाल सकते हैं। अल्फा आपके पास कितना आएगा, मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्ट इन्फिनिट डाइल्यूशन। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉइड्स लॉ के पार्ट में। तो किसके बराबर आएगा, अल्फा विल कम आउट, कंसेंट्रेशन C पे आपको कितना दिया हो 48 डिवाइड बाय आप कितना करेंगे 384। When you will solve it, it will come out to 0.125। तो आपके पास कितना आएगा 0.125। तो अल्फा आपके पास कितना है 0.125। अब आपको क्या निकालना K, देखो इक्वेशन K और अल्फा के बीच में क्या होता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगेन एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो इक्वेशन जो आपके पास K का आएगा दैट विल कम आउट टू बी C अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा किसके बराबर आएगा, यहां सिंपली आपको K ही निकालना है, तो K किसके बराबर है, इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन C जो आपको दिया हुआ है 0.008 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर दैट इज 0.125 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास K आएगा 1.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4। देखो यहां पर जो मुझे समझाना है दैट्स इंपॉर्टेंट, पहले चेक करो। देखो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया और ये अजम्पशन किया इसके लिए अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू 1, तो आपने इसको निगलेक्ट किया। अगर आप देखते हैं एग्जाम ये 2012 में जब क्वेश्चन डाला गया था, इसके 4 ऑप्शंस दिए थे। पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ था 1.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5। चेक करें ऑप्शंस आपको ये वहां पर एग्जाम में प्रोवाइड किए गए थे। देखो आधे स्टूडेंट्स ने एक तरीके से किया था, आधों ने दूसरे तरीके से किया था, पर ऑप्शन में थोड़ा चेंज आया था, पर इतना चेंज नहीं आता कि ऑप्शन चेंज होता। देखो समझाना क्या है कि ए ऑप्शन ये दिया था, बी ऑप्शन आपको दिया था वहां पर 1.2 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5 और सी ऑप्शन आपको दिया हुआ था वहां पर 1.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4 और डी ऑप्शन आपको दिया था 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 5। अगर आप देखोगे आपने जनरली क्या किया कि आपने अल्फा को नेग्लेक्ट किया 1 के कंपैरिजन में, तो आपका ऑप्शन इस ऑप्शन से थोड़ा डिविएट हुआ, यानी कि आपको आना चाहिए था 1.4 पर आपके पास कितना है 1.2, पर पावर के टर्म में आपको इन 4 ऑप्शंस को देख के पता ही चलेगा कंफर्म कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और आपके ऑप्शन में चेंज क्यों है, क्योंकि आपने यहां पर अल्फा को निगलेक्ट किया। और अगर आप चेक करोगे, आप इसको ट्राई कर लेना, अगर आप अल्फा को यहां पर डिनोमिनेटर में निगलेक्ट नहीं करोगे, यू विल आल्सो सब्स्टिट्यूट 0.125 एट डिनोमिनेटर, तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन क्या आएगा 1.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 4। तो चाहे आप इसको वहां पर निगलेक्ट करते, अगर आप निगलेक्ट करते आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता। अगर आप निगलेक्ट नहीं भी करते यानी कि अल्फा डिनोमिनेटर में भी सब्स्टिट्यूट करते, तब भी आपका एक्यूरेट ऑप्शन यही आता। तो इसको चेंज करने से ऑप्शन आपका एंट्रेंस में अल्टरनेट नहीं होता था। तो हमेशा एंट्रेंस में आपके ऑप्शन सेट ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको दूसरे मेथड से भी करोगे कि आपने इसको अल्फा को यहां पर चेंज किया हुआ, निगलेक्ट किया, तब भी आपका ऑप्शन डिविएट ना हो। क्लियर हो गया? होप कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और एंट्रेंस में इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमने कोलरॉइड्स लॉ और इसकी एप्लीकेशंस को खत्म किया। इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया कंडक्टेंसेस का, कोलरॉइड्स लॉ, लिमिटिंग, डाइल्यूशंस का, तो वो सब हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।